हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जानेंगे। ये जो 40 एमसीक्यू आपको इस क्लास में समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप एग्जाम से पहले इसे जरूर पढ़ ले, जरूर याद कर ले, रिवीजन कर ले, ताकि आपके एग्जाम में जब प्रश्न इनसे आए तो आप उसका आंसर दे पाए। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे व्यापक क्षेत्र है। द मोस्ट वाइड स्कोप इज ऑप्शन ए व्यापार का, ऑफ ट्रेड, ऑप्शन बी वाणिज्य का, ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी उद्योग का, ऑफ इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी व्यवसाय का, ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट, व्यापक क्षेत्र यानी कि जो बड़ा क्षेत्र है वो व्यवसाय का है, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत ही उद्योग और वाणिज्य या व्यापार आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किससे संबंधित है? बिजनेस लाइक वेदर इज विद अस एवरी डे। हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए हैने, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी बॉटली बॉय, या ऑप्शन डी व्हीलर। तो स्टूडेंट, यह कथन व्हीलर जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? विच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी? ऑप्शन ए माल का क्रय विक्रय करना, परचेज सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी मंदिर में पूजा करना, वर्शिप इन द टेम्पल, ऑप्शन सी ग्राहकों के साथ धोखा करना, फ्रॉड विद द कस्टमर, ऑप्शन डी सरसों के तेल में मिलावट करना, अडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल। तो स्टूडेंट, व्यवसायिक क्रिया की श्रेणी में हम ऑप्शन ए को रखेंगे, क्योंकि मंदिर में पूजा करना ये कोई व्यवसायिक क्रिया नहीं है, ग्राहकों के साथ धोखा करना भी व्यवसायिक क्रिया नहीं, और सरसों तेल में मिलावट करना ये तीनों व्यवसायिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती। हम उसे व्यवसायिक क्रिया कहते हैं जो निरंतर होती है और जिसमें लेन देन हुआ करते हैं। मंदिर में पूजा करना में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। ग्राहकों के साथ धोखा करना वो निरंतर नहीं हो सकता है और ना ही इसमें कोई लेन देन है। सरसों तेल में मिलावट करना में भी कोई लेन देन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माल का क्रय विक्रय करना। क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय क्रियाओं को बांटा जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज में बी डिवाइडेड इनटू ऑप्शन ए आर्थिक क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑप्शन बी अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, मानवीय क्रियाओं को हमेशा दो ही भागों में बांटा जाता है, क्योंकि मानव दो ही प्रकार की क्रियाएं करता है। एक क्रिया होती है आर्थिक क्रिया, जिसे वो अर्थ या रुपया पैसा कमाने के उद्देश्य से करता है ताकि वो अपनी बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, और दूसरी होती है अनार्थिक क्रियाएं, जो वो अर्थ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सेवा भावना से करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यवसायिक जोखिम है? Dishonesty of employee is the type of cause of business risk. Option A मानवीय, human, ऑप्शन बी प्राकृतिक, natural, ऑप्शन सी आर्थिक, economical, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, कर्मचारी की बेईमानी किसी मानव से संबंधित है, इसलिए यह मानवीय व्यवसायिक जोखिम के अंतर्गत आता है और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम बाकी दोनों पॉइंट पर बात करते हैं। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत वे कारण आते हैं जिस पर मनुष्य को कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिनका होना रोका नहीं जा सकता है। प्रायः इसमें बाढ़ आना, भूचाल आना, तूफान आना, आग लगना, समुद्री तूफान आना, इस तरह की आपदाओं या क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और आर्थिक कारण के अंतर्गत बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति में उतार चढ़ाव, मूल्यों में परिवर्तन होना, सरकार की व्यावसायिक नीतियों में परिवर्तन होना, इस तरह की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। तो कर्मचारी की बेईमानी मानवीय कारण है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है जाना जाता है। द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नोन एज ऑप्शन ए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी व्यवसाय, बिजनेस, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, या ऑप्शन डी पेशा, प्रोफेशन। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को करता है और बदले में वेतन, मजदूरी या पारिश्रमिक प्राप्त करता है।
इसमें काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? बिजनेस इन विच फर्स्ट इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इज कैरिड कॉल्ड ऑप्शन ए निर्यात व्यापार एक्सपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन बी आयात व्यापार इंपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन सी पुनर्निर्यात व्यापार इंटरपोर्ट ट्रेड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, ऐसे व्यापार को जिसमें पहले आयात फिर निर्यात किया जाता है उन्हें पुनर्निर्यात व्यापार कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पुनर्निर्यात व्यापार के अंतर्गत जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करता है तो उस देश में उस वस्तु का उपभोग ना होकर किसी दूसरे देश के लिए उसको निर्यात कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यापार को पुनर्निर्यात व्यापार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी व्यापार की सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? Which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade? Option A खनन mining, option B बीमा इंश्योरेंस, ऑप्शन सी भंडारण वेयरहाउसिंग या ऑप्शन डी यातायात ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खनन, क्योंकि व्यापार के सहायक के रूप में बीमा, भंडारण और यातायात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सहायक क्रियाएं ही व्यापार को गतिशीलता प्रदान करती है और व्यापार को सुविधाजनक बनाती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आते? Which of the following cannot be classified as genetic industry? ऑप्शन ए पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन बी खनन माइनिंग, ऑप्शन सी मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए और जो सी है पशुपालन और मुर्गी पालन, ये दोनों जननिक उद्योग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन खनन जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, वो निष्कर्षण उद्योग की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं है? Which of the following is not a specific act? ऑप्शन ए एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन बी साझेदारी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कंपनी या ऑप्शन डी सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टूडेंट, एकल स्वामित्व का जो व्यवसाय है इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवसायिक नियम कानून लागू नहीं होता है। प्रत्येक एकाकी व्यवसायी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यापार कभी भी आरंभ कर सकते हैं और अंत कर सकते हैं, ये उन पर किसी प्रकार का कोई कानूनी दबाव नहीं होता है। लेकिन साझेदारी कंपनी या सहकारी समिति किसी विशिष्ट अधिनियम के द्वारा संचालित होती हैं और उन्हीं अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एकल स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है। मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अक्वायर्ड, ऑप्शन ए आवेदन से बाय एप्लीकेशन, ऑप्शन बी सिफारिश से बाय रिकमेंडेशन, ऑप्शन सी जन्म से बाय बर्थ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जब बच्चा वहां जन्म लेता है तो जन्म से ही उन्हें सदस्यता प्राप्त हो जाती है, उसके लिए उसे किसी प्रकार के आवेदन या सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संयुक्त हिंदू परिवार में जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है वो जन्म से ही उस व्यवसाय में अपनी सदस्यता प्राप्त कर लेता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। हिंदू सक्सेशन लॉ वॉज फ्रेम्ड इन ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1990। तो स्टूडेंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन होता है। द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज ऑप्शन ए स्थिर स्टेबल, ऑप्शन बी अस्थिर अनस्टेबल, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों बोथ अबव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, एकाकी व्यापारी का जो व्यवसाय है वो अस्थिर होता है, क्योंकि एकाकी व्यापार के अंतर्गत एक व्यक्ति ही व्यापार का मालिक होता है, उसकी सारी पूंजी लगी होती है, सारे निर्णय वही लेता है और व्यवसाय के सभी कार्यों को वह स्वयं करता है। लाभ होने पर स्वयं लेता है, हानि होने पर उसे सहना पड़ता है। और यदि किसी कारणवश वो बीमार हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो व्यापार ही पूरा बंद हो जाता है, व्यापार खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एकाकी व्यापार का जो जीवन है वह अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है।
तो इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर ए जनरल बिजनेस इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 30। तो स्टूडेंट, सामान्य व्यवसायिक फर्म के लिए साझेदार की जो संख्या है वो अधिकतम 50 होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑप्शन ए लाभ प्रॉफिट, ऑप्शन बी अधिकतम लाभ मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑप्शन सी सेवा सर्विस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य सेवा करना होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि सहकारी समिति जो है वो पहले सेवा पर ध्यान देती है और सेवा के साथ साथ अगर कुछ लाभ हो जाता है तो वह लाभ वो संस्था को संचालित करने में लगाती है। क्वेश्चन नंबर 16, एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज ऑप्शन ए एक अंश एक मत, वन शेयर वन वोट, ऑप्शन बी एक व्यक्ति एक मत, वन मैन वन वोट, ऑप्शन सी कोई मत नहीं नो वोट या ऑप्शन डी अनेक मत मल्टीपल वोट्स। तो स्टूडेंट, सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने सहकारी समिति के कितने भी अंश क्यों ना खरीदे हों, उसे एक ही वोट देने का अधिकार होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक व्यक्ति एक मत। क्वेश्चन नंबर 17, सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। The minimum number of member in a cooperative society is option A 10, option B 20, option C 15 या option D 30। तो स्टूडेंट, सहकारी संगठन में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वह 10 होती है, 10 होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वाधिकार अंशधारियों को साधारणतया प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली ऑप्शन ए मत देने का अधिकार नहीं होता है, नो वोटिंग राइट्स, ऑप्शन बी सीमित मत देने का अधिकार होता है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, ऑप्शन सी पूर्ण मताधिकार होता है, फुल वोटिंग राइट्स या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, पूर्वाधिकार जो अंशधारी जो होते हैं उन्हें साधारणतः मत देने का अधिकार नहीं होता है, केवल समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर को ही कंपनी के प्रबंध में मत देने का अधिकार होता है और किसी विशेष परिस्थिति में ही पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने के अधिकार मिलते हैं, लेकिन साधारणतः यदि बात की जाए तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में मत देने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो स्टूडेंट, एक सार्वजनिक कंपनी में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो 7 होती है, यानी कि कोई भी 7 व्यक्ति मिलकर किसी सार्वजनिक कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज ऑप्शन ए यह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, ऑप्शन बी यह अदृश्य तथा अमूर्त है, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, ऑप्शन सी इसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में सही है, इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अस्तित्व सिर्फ कानून की दृष्टि में ही है और संसद द्वारा ही कंपनी विशेष अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं, इसलिए यह कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग इन पब्लिक इंटरप्राइज इज ऑप्शन ए लाभ कमाना, अर्न प्रॉफिट, ऑप्शन बी सेवा करना, प्रोवाइड सर्विस, ऑप्शन सी सरकारी धन का दुरुपयोग करना, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना को जो मूल उद्देश्य होता है वो सेवा करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी के अंशधारी होते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर ऑप्शन ए स्वामी ऑनर, ऑप्शन बी ऋणदाता क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी देनदार डेटर्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
तो स्टूडेंट कंपनी के जो अंशधारी हैं वह कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, कंपनी के ऑनर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहले तो ये जान लें कि कंपनी में कितने प्रकार के अंशधारी होते हैं। तो कंपनी में स्टूडेंट दो प्रकार के अंशधारी होते हैं, एक होता है समता अंशधारी जिसे इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंशधारी यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जो व्यक्ति इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं व्यक्ति को स्वामी कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अंशधारी और स्वामी की बात हो रही है, तो वैसे अंशधारी जो जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदा है या समता शेयर खरीदा है उन्हें स्वामी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन बीमा निगम उदाहरण है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी संगठन, गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सार्वजनिक निगम संगठन, पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी प्रन्यास संगठन, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट सार्वजनिक निगम संगठन के अंतर्गत ही जीवन बीमा निगम आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्याज नहीं देने वाला खाता है। द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड इज ऑप्शन ए चालू खाता, करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी बचत खाता, सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या ऑप्शन डी घरेलू गोलक खाता, होम सेफ अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर बचत खाता या स्थायी जमा खाता या घरेलू खाता जो है, ये तीनों ऑप्शन में ग्राहक को इंटरेस्ट मिलता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है, बचत खाता और होम सेफ अकाउंट दोनों में इंटरेस्ट मिलते हैं, लेकिन चालू खाता जो एक व्यापारी द्वारा खोला जाता है इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, ब्याज का सर्वाधिक दर मिलता है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ऑप्शन ए चालू खाते पर, ऑन करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी बचत खाते पर, ऑन सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी स्थायी जमा खाते पर, ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या ऑप्शन डी घरेलू गोलक खाते पर, ऑन होम सेफ अकाउंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चालू खाते पर ब्याज मिलता ही नहीं है और बचत खाता और घरेलू गोलक खाते की तुलना में स्थायी जमा खाते में ज्यादा दर से ब्याज मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, अग्नि बीमा की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑप्शन ए 1 वर्ष 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 वर्ष 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 वर्ष 3 ईयर्स, या ऑप्शन डी असीमित अनलिमिटेड पीरियड। तो स्टूडेंट अग्नि बीमा की जो अवधि होती है वो हमेशा 1 साल की होती है, 1 ईयर की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्यवसायी के लिए सबसे उपयुक्त खाता है। द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर ए बिजनेसमैन इज ऑप्शन ए स्थायी जमा खाता फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन बी चालू खाता करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी बचत खाता सेविंग अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट प्रत्येक व्यवसायी के लिए सबसे उपयुक्त खाता चालू खाता होता है, क्योंकि इस खाते में ग्राहक जब चाहे पैसा जमा करा सकता है, जब चाहे पैसा निकाल सकता है। इसमें जमा करने और निकालने में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। वो प्रत्येक दिन अपने अकाउंट में कितनी बार भी पैसा जमा कर सकता है और कितनी बार पैसा निकाल सकता है, जो व्यवसायी के लिए काफी सुविधाजनक होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चालू खाता। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया इन ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1987, या ऑप्शन डी 2002। तो स्टूडेंट भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था 1987 में, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बंधक भंडारगृह स्थित होते हैं। बॉन्डेड वेयरहाउसेस आर सिचुएटेड एट ऑप्शन ए हवाई अड्डा एयरपोर्ट, ऑप्शन बी बस स्टैंड, ऑप्शन सी बंदरगाह पोर्ट, या ऑप्शन डी रेलवे स्टेशन। तो स्टूडेंट जो बंधक भंडारगृह होते हैं वो हमेशा पोर्ट एरिया में यानी कि बंदरगाहों में स्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर इज ऑप्शन ए उपभोक्ता के प्रति टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी सरकार के प्रति टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कर्मचारियों के प्रति टुवर्ड्स एम्प्लॉई, या ऑप्शन डी सभी के प्रति टुवर्ड्स ऑल।
तो स्टूडेंट प्रत्येक उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, उपभोक्ता के प्रति भी होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को वो उचित मूल्य पर उचित वस्तु उपलब्ध करा पाए। सरकार के प्रति भी होनी चाहिए क्योंकि सरकार के व्यावसायिक नियमों नीति नियमों का पालन करना चाहिए, और कर्मचारियों के प्रति भी होना चाहिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व इन सभी के प्रति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में ई बिजनेस का भविष्य है। फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया इज ऑप्शन ए उज्जवल ब्राइट, ऑप्शन बी अंधकार में इन डार्क, ऑप्शन सी सामान्य नॉर्मल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट भारत में ई बिजनेस का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है, ब्राइट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रलेख में कंपनी की आंतरिक प्रबंध के लिए नियम तथा नियमन वर्णित होते हैं? Which of the following documents contain rules and regulation for internal management of a company? Option A पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रविवरण प्रोस्पेक्टस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट प्रत्येक कंपनी के जो आंतरिक प्रबंध के नियम कानून है वो हमेशा उसके पार्षद अंतर नियम में होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता है। ए जॉइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऑप्शन ए बिना प्रविवरण के विदाउट प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी बिना अंतर नियम के विदाउट आर्टिकल्स, ऑप्शन सी बिना सीमा नियम के विदाउट मेमोरेंडम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट एक सार्वजनिक कंपनी का निर्माण बिना सीमा नियम के नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ऋण पत्रों पर ब्याज देना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑप्शन ए अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन बी ऐच्छिक वॉलंटरी, ऑप्शन सी दोनों बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट ये जान लीजिए कि ऋण पत्र जो होते हैं वो एक कंपनी के लिए ऋण होता है, और ऋण जब कंपनी किसी से लेता है तो कंपनी को हर एक स्थिति में, चाहे उसका लाभ हो रहा हो या हानि, हर एक स्थिति में ऋण पत्रों पर ब्याज देना अनिवार्य है। क्योंकि जब कंपनी किसी से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जब कंपनी किसी से ऋण लेती है और बदले में उसे ऋण पत्र देती है तो ऋण देने वाले ऋणदाता को कंपनी के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी को लाभ हो या हानि हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हर एक परिस्थिति में ऋण पत्रों पर ब्याज देना होता है, इसलिए ऋण पत्रों पर ब्याज देना अनिवार्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अंशधारियों के दायित्व जाने जा सकते हैं। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन बी नोन, ऑप्शन ए अंतर नियमों से, फ्रॉम आर्टिकल्स, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम से, फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रविवरण से, फ्रॉम प्रोस्पेक्टस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट कंपनी के जो अंशधारी हैं उनके दायित्वों की सारी जानकारी पार्षद सीमा नियम से प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज? ऑप्शन ए अपर्याप्त वित्त इंडिकेट्स फाइनेंस, ऑप्शन बी प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव लैक ऑफ ट्रेंड पर्संस, ऑप्शन सी पुरानी प्रौद्योगिकी ओल्ड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी स्थानीय मांग लोकल डिमांड। तो स्टूडेंट लघु उद्योग की जो समस्या है वो अपर्याप्त वित्त भी है, प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी उनके पास अभाव पाया जाता है तो ये भी उनके लिए एक समस्या है, पुरानी प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करते हैं ये भी उनके लिए एक समस्या है, लेकिन जो स्थानीय मांग है ये उनकी समस्या नहीं होती है क्योंकि हमेशा लघु उद्योगों के पास स्थानीय मांग बनी रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निर्यात प्रक्रिया आरंभ होती है। एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम, ऑप्शन ए जहाजी बिल्टी से, ऑप्शन बी इंडेंट से, बाय इंडेंट, ऑप्शन सी चार्टर पार्टी से, बाय चार्टर पार्टी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट निर्यात की जो प्रक्रिया है वो इंडेंट से प्रारंभ होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, थोक व्यापार के लिए पूंजी की आवश्यकता है। कैपिटल इज नीडेड फॉर होलसेल ट्रेड, ऑप्शन ए थोड़ी मात्रा में इन स्मॉल अमाउंट, ऑप्शन बी नाम मात्रा में इन नॉमिनल अमाउंट, ऑप्शन सी बड़ी मात्रा में इन लार्ज अमाउंट,
ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट थोक व्यापारी के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि वह ज्यादा मात्रा में निर्माणकर्ता से या उत्पादनकर्ता से वस्तु में खरीदता है, इसलिए उनकी पूंजी ज्यादा होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित देशों में से किसमें विभागीय भंडारों का जन्म हुआ? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंटल स्टोर ओरिजिनेटेड? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट विभागीय भंडार का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, बहुसंख्यक दुकानों पर वस्तुएं बेची जाती हैं। On multiple shops, goods are sold on ऑप्शन ए केवल नगद ओनली कैश, ऑप्शन बी केवल उधार ओनली क्रेडिट, ऑप्शन सी नगद और उधार दोनों कैश एंड क्रेडिट बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट बहुसंख्यक दुकानों में केवल कैश में ही वस्तुएं बेची जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने कुल 40 महत्वपूर्ण MCQs के आंसर को जाना, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसे एग्जाम से पहले जरूर देख लें। अगर आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।